यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हम लोग मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर 1 के बारे में स्टडी कर रहे थे और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था टेम्परेचर के बारे में, दैट हाउ वी कैन कन्वर्ट अ टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल टू ए केल्विन स्केल और टू ए केल्विन स्केल टू द सेल्सियस स्केल। तो हम लोग कैसे टेम्परेचर को केल्विन से सेल्सियस में या सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमने सीखा था। और इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 2-3 एग्जांपल्स की प्रैक्टिस भी की थी। इसके साथ साथ हमने स्टडी किया था कि टेम्परेचर क्या होता है। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर, कि जिससे हमें ये पता लगेगा कि कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम हमने क्या रखा, टेम्परेचर। और टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन। लेकिन अब इसको डिग्री सेल्सियस में भी मेजर कर सकते हैं और केल्विन में भी मेजर कर सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि क्या है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग टेम्परेचर। मैटर की, मटेरियल की स्टेट को चेंज करना, मैटर या मटेरियल की स्टेट को चेंज करना बाय चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करके मटेरियल की स्टेट को चेंज किया जा सकता है। अब इसके लिए आप पहले एक्सप्लेनेशन समझिए कि ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। देखिए किसी भी मटेरियल की स्टेट को चेंज किया जा सकता है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कैसे किया जा सकता है, बाय हीटिंग, गर्म करके, और बाय कूलिंग। हीटिंग करेंगे तो टेम्परेचर राइज होगा, कूलिंग करेंगे तो टेम्परेचर फॉल डाउन होगा, नीचे की तरफ आएगा, कम होता जाएगा। तो यही तो यहाँ लिखा हुआ है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करना है, या तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। दोनों ही केसेस के अंदर आपको चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर दिखाई देगा, और ये फिक्स टेम्परेचर पे दिखेगा आपको, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ओके, तो सिंपल सी बात ये आती है कि किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी मटेरियल को जब हम हीटअप करेंगे या कूल डाउन करेंगे, तो या तो उसकी स्टेट चेंज होगी। हीटिंग करने पर भी स्टेट चेंज हो सकती है और कूलिंग करने पर भी स्टेट चेंज हो सकती है। तो कैसे चेंज होती है उसके बारे में सुनिए अब आप। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सॉलिड है, मैं इसके रीजन की बात कर रहा हूँ, क्या कारण है स्टेट के चेंज होने का। ये मेरे पास सॉलिड था, और सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी फिक्स पोजीशंस पर रहते हैं, और उसी पोजीशन पर वो क्या करते रहते हैं, वाइब्रेशनल मोशन करते रहते हैं। तो ये सारे पार्टिकल्स है, ये एक सॉलिड है, और सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी जगह पर क्या कर रहे थे, वाइब्रेशन कर रहे थे। हमने इस सॉलिड को एक बीकर के अंदर रखा ऐसा, और इसको हीटअप करना स्टार्ट किया। तो हीटअप करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ट्राइपॉड स्टैंड का यूज करेंगे। तो ये जो बीकर है ये एक ट्राइपॉड स्टैंड पे रखा जाएगा। उस ट्राइपॉड स्टैंड पर वायर गेज होगा, here this is the tripod stand, and we need a burner to heat up this material। मटेरियल को हीट अप करेंगे। हीट अप करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, एक बर्नर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आई एम मेकिंग ए बर्नर। ये हमने बर्नर को ऑन किया, और यहाँ से फ्लेम्स प्रोड्यूस हुई। फ्लेम प्रोड्यूस होने से ये फ्लेम्स इस बीकर तक पहुंचेंगी, और ये बीकर होगा हीट अप, ये होगा गर्म। अब क्या होने वाला है, देखिए मैंने बोला ये सॉलिड है, और सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी ही पोजीशन पर है, और ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ये सभी पार्टिकल्स कर रहे हैं वाइब्रेशन। ये सभी पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं हीट एनर्जी दूंगा, एक्चुअल में क्या होगा, सबसे पहला चेंज क्या आएगा इसके अंदर, तो आंसर है इनकी वेलोसिटीज में चेंज आएगा, इनके एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा। इनके एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फॉर द फ्रॉम द मीन पोजीशन। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम की मीन पोजीशन होती है, वाइब्रेशन करता है, ये भी टू एंड फ्रो मोशन करता है। ये अपनी मीन पोजीशन के इधर जाएगा, तो ये कैसा मोशन होगा,
to motion and this is fro. The to and fro motion of an object is called vibrational motion. तो ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेशनल मोशन कर रहा है और ये इसकी मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के इधर मैक्सिमम जितना जा रहा है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ तक, और इधर भी फिर कितना जाएगा, इधर भी ये मीन पोजीशन से कितने दूर जाएगा, x डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो हम इसको बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। उसको क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड। तो ये पेंडुलम अभी यहाँ तक इधर जा रहा था और इधर जा रहा था। अब मैंने क्या किया, इस पेंडुलम को पकड़ करके यहाँ से कितने ऊपर तक उठा दिया इसको। तो मैंने पेंडुलम को पकड़ा और यहाँ से यहाँ तक ले गया, तो मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट कितना किया, 2x। अब डिस्प्लेसमेंट 2x किया तो मतलब एम्पलीट्यूड भी 2x हो गया। अब ये मीन पोजीशन से कितनी दूर जाएगा, 2x डिस्टेंस तक जाएगा। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से वो कितनी दूर है, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया पार्टिकल ने, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड बोला जाता है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब देखिए ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स है, यहाँ पर ये मैंने मीन पोजीशन बनाई और ये एक पार्टिकल था। ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा। कभी इस तरफ आ जाएगा वाइब्रेट करते हुए, तो कभी इस तरफ आ जाएगा वाइब्रेट करते हुए। तो ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। ओके, अब जैसे ही हम लोग हीट एनर्जी देंगे तो क्या होगा, इसके वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगा। पहले ये जो पार्टिकल्स थे, ये इनको मार्कर्स को देखिए किस तरह से वाइब्रेट करते हैं। ये पहले पार्टिकल अपनी जगह पर ऐसा वाइब्रेशन कर रहे थे, जैसे ही मैंने हीट एनर्जी दी इनके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया, क्योंकि इनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अगर इनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो इनके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ऐसा बढ़ जाएगा। अब देखिए वाइब्रेट करते करते वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। पहले ये ऐसा धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने हीट एनर्जी दी इनकी वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी इंक्रीज होने से इनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। अब ये ऐसा वाइब्रेट कर रहे हैं। अब ऐसा वाइब्रेट कर रहे हैं तो वाइब्रेट करते करते एक दूसरे से दूर जा सकते, तो इसमें भी ऐसा ही होता है। तो जब हम सॉलिड को हीटअप करते हैं, गर्म करते हैं, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाते हैं, या आप बोल सकते हैं कि उनके वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन विल इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन वेलोसिटी। किसके इंक्रीज होने के कारण, वेलोसिटी के इंक्रीज होने के कारण इन पार्टिकल्स के वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाते हैं, और इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से ऐसा दूर दूर हो जाएंगे। अगर ये पार्टिकल्स ऐसा लूजली स्पेस्ड हो जाएंगे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। देखिए सबसे पहला क्या हो रहा है, हीटअप करने पर क्या हो रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये चेन आपको याद रखनी है, पूरी प्रोसेस। हीटअप करेंगे, हीटअप करने पर क्या इंक्रीज होगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स लूजली स्पेस्ड हो जाएंगे। पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, लूजली स्पेस, मतलब कि एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। और लूजली स्पेस हो जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। लूजली स्पेस हो जाएंगे तो क्या कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स विल डिक्रीज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। कैसा मोशन करेंगे, जिगजैग मोशन, रैंडम मोशन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जिगजैग मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, देखिए हम लोग बात कर रहे थे सॉलिड को हीटअप करने की। तो सॉलिड को जैसे ही हीटअप करेंगे इनके एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएंगे। एम्पलीट्यूड का मतलब है कि ये पार्टिकल मीन पोजीशन से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। पहले मीन पोजीशन से यहाँ तक आ रहा था, अब मीन पोजीशन से ये इतना दूर जाएगा। तो अगर इसके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, पहले ये ऐसा वाइब्रेट कर रहे थे, अब वाइब्रेट करते करते एक दूसरे से दूर हो गए। दूर हो गए तो लूजली स्पेस्ड हो गए। लूजली स्पेस्ड हो गए तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। पार्टिकल जितने ज्यादा दूर होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो चुका है तो ये पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं किस डायरेक्शन में, ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और जब भी ऐसा होगा कि पार्टिकल्स रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम बोलेंगे वो कौन से स्टेट में आ गए, वो तो लिक्विड स्टेट में आ गए। तो
तो हम बोलेंगे वो कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो गया, वो तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर ये सॉलिड था, सॉलिड को जैसे ही हमने हीटअप किया, इनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है वो इंक्रीज हो गए, और स्पेसेस इंक्रीज होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो ये पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं हम, ये पार्टिकल्स फ्रीली रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अगर ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं तो हम बोलेंगे ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, ये तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी एक फिक्स बाउंड्री नहीं होगी, अगर ये सॉलिड से लिक्विड बन चुका है तो इसकी एक फिक्स बाउंड्री नहीं होगी, ये पार्टिकल्स फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, ये ऐसा मूवमेंट कर सकते हैं रैंडम डायरेक्शन से। तो ये कैसा मोशन रिप्रेजेंट करेंगे, ये जिगजैग मोशन रिप्रेजेंट करेंगे, और परपेचुअल मोशन करेंगे, लगातार मूवमेंट करते रहेंगे। रैंडम मोशन आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि कॉलिजन के बाद ये किस डायरेक्शन में जाते हैं पार्टिकल्स, इसका हम लोग पता नहीं लगा सकते, ठीक है। कॉलिजन के बाद ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, इसीलिए इसको जिगजैग मोशन या रैंडम मोशन बोला जाता है, ये हम स्टडी कर चुके हैं। तो मेन बात आपको ये याद रखनी है कि जब हम सब्सटेंस को हीटअप करेंगे तो उनके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने से वो लूजली स्पेस्ड हो जाएंगे, वो दूर दूर हो जाएंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिससे वो फ्रीली रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। और जब वो ऐसा करने लगेंगे, पार्टिकल्स रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जाने लगेंगे, तो हम बोलेंगे वो कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट। अच्छा, अगर मैं लिक्विड को और हीटअप करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं लिक्विड को और हीटअप करूंगा तो हम देखते हैं कि इनकी वेलोसिटीज और इंक्रीज हो जाती हैं, ये फास्ट मूविंग हो जाते हैं। जब मैं इसको लिक्विड को, अब देखिए लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, अब हम एम्पलीट्यूड की बात नहीं करेंगे, वाइब्रेशन की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे पार्टिकल्स की वेलोसिटी की। जैसे कि ये लिक्विड था, लिक्विड के ये पार्टिकल्स थे, ये रैंडमली मूव कर रहे थे, ऐसा किसी भी डायरेक्शन में जा रहे थे। जैसे ही मैंने इसको हीटअप किया, हीटअप करने पर इनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, ये हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अगर हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो ये पार्टिकल्स इतने दूर दूर हो जाएंगे कि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाएगा, ये पार्टिकल्स इतना लूजली स्पेस्ड हो जाएंगे कि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाएगा, और हाई वेलोसिटी के पार्टिकल्स बन जाएंगे ये, और रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकते हैं, ये अपने सरफेस को छोड़ करके भी चले जाएंगे। जैसे लिक्विड का एक फिक्स सरफेस होता है ना, टॉप सरफेस होता है, एक वेल डिफाइंड सरफेस होता है, लेकिन गैसेस के अंदर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो पार्टिकल्स ऐसा लूजली स्पेस्ड हो जाते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाता है, इस वजह से ये पार्टिकल्स ऐसा एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे और लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट करेंगे तब आपको सिर्फ ये बोलना है कि हीटअप करने पर, लिक्विड को हीटअप करने पर लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से वो पार्टिकल्स एक दूसरे से इतनी दूर दूर चले जाएंगे कि उनके बीच में बहुत सारे स्पेसेस आ जाएंगे, बहुत ज्यादा स्पेस आ जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली हाई वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर सकते हैं, लेकिन हाई वेलोसिटी से मूव करेंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल होगा ही, इतने दूर दूर हो जाएंगे पार्टिकल। तो हम बोलेंगे कि वो कौन सी स्टेट आ गई, वो लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, वो लिक्विड से कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो गया, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि मटेरियल की स्टेट चेंज होती है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। कैसे होती है वो मैंने आपको स्टेप्स बता दिए कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको ये सब बातें लिखनी है। हीटअप करने पर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, लूजली स्पेस्ड होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ये पॉइंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तभी तो वो फ्रीली मूव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ही तो इंक्रीज हो रही है हीटअप करने पर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में जाती है एनर्जी, जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं। अब देखिए कुछ प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं, मेल्टिंग, बॉइलिंग। अच्छा, अब आप एक बात ध्यान से सुनिए, स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं,
एक तो होता है मेल्टिंग और एक होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे कई बार टेस्ट में भी मैंने मेल्टिंग पॉइंट बोला है कि मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखनी है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं मेल्टिंग की। पहले अच्छे से देख लीजिए मेल्टिंग पूछा गया है या मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया है, और मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन मेल्टिंग में लिख देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं डेफिनेशन को अपने हिसाब से, ऐसा नहीं करना है। तो मेल्टिंग की डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन ए सॉलिड कन्वर्ट टू ए लिक्विड on cooling or heating, on cooling, on cooling, ओके। तो हम बात कर रहे थे मेल्टिंग की। मेल्टिंग में देखिए मैंने क्या बताया, व्हेन ए सॉलिड कन्वर्ट इनटू ए लिक्विड, या आप ऐसा बोल सकते हैं व्हेन द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, किसी भी मटेरियल की स्टेट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है ऑन हीटिंग। ये नोट में आपको करेक्शन करनी थी। तो देखिए सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है हीटिंग करने पर, गर्म करने पर, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस को बोला जाता है मेल्टिंग प्रोसेस। आप ऐसा भी लिख सकते हैं द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू ए लिक्विड, एक सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज होता है ऑन हीटिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर, ये एक टेम्परेचर होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर और मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, मेल्टिंग पॉइंट इज ए टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट इज ए टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट। मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है जिस पर कोई सॉलिड क्या हो जाता है, सॉलिड मेल्ट हो जाता है, सॉलिड क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। उस टेम्परेचर को बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। ये प्रोसेस है और मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, एक फिक्स टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होगा, मतलब कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आते ही आइस किस में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, आइस लिक्विड में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको और मेल्टिंग पॉइंट और बताता हूँ वैक्स का, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स, वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है 63 डिग्री सेल्सियस। आयरन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन 1535 डिग्री सेल्सियस। एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1083 डिग्री सेल्सियस। और एल्यूमिनियम का होता है 650 के आसपास होता है, लगभग 680 670 ऐसा होता है एल्यूमिनियम का। तो ये है मेल्टिंग पॉइंट, ये वो टेम्परेचर है, ये वो टेम्परेचर है जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, 63 डिग्री सेल्सियस पर वैक्स मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। आयरन कितने डिग्री पर मेल्ट होता है, 1535 डिग्री सेल्सियस पे, और कॉपर 1083 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है। तो ये है मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग प्रोसेस। अब इसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं बॉइलिंग। ये था मेल्टिंग और दूसरा क्या आएगा, बॉइलिंग। या इस प्रोसेस को बोला जाता है वेपोराइजेशन। बॉइलिंग बोल सकते हैं या इसको वेपोराइजेशन बोल सकते हैं। और जिस टेम्परेचर पर ऐसा होगा, जिस टेम्परेचर पर ऐसा होगा उसको बोला जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, उसको बोला जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो इस प्रोसेस को सही करते हैं। बॉइलिंग इज ए प्रोसेस इन विच ए लिक्विड कन्वर्ट इनटू ए गैस, एक लिक्विड सब्सटेंस का गैस में कन्वर्ट होना, गैस स्टेट में कन्वर्ट होना ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग प्रोसेस। या आप ऐसा बोल सकते हैं it is a process in which a liquid substance changes into gas state, changes into gas state on heating, it is called boiling, or it is also known as vaporization, और इसको vaporization। boiling point क्या होता है,
बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड कन्वर्ट इनटू ए गैस। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, जिस पर एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। तो मैं इसके कुछ एग्जांपल बताता हूँ। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मतलब वाटर जो है वो लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट होगा एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। इसके बाद मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट बताता हूँ एल्कोहल का। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज 78 डिग्री सेल्सियस, that is 78 degree Celsius. And the boiling point of mercury, is 357 degree Celsius, 357 degree Celsius. तो इतने डिग्री सेल्सियस पर मर्करी लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये थे बॉइलिंग प्रोसेस और बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। अच्छा, मैं एक डायग्राम से इसका एक्सप्लेन करता हूँ कि हम कौन कौन सी प्रोसेसेस को लिख सकते हैं। अच्छा, मेल्टिंग जिस टेम्परेचर पे हो रही है, फ्रीजिंग भी उसी टेम्परेचर पे होगी। फ्रीजिंग प्रोसेस भी उसी टेम्परेचर पर होगी। जैसे आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होती है, तो जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही फ्रीज होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि उसमें हम लोग हीटिंग कर रहे होंगे। जब एक सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए मैं इसको डायग्राम में लिखता हूँ। एक सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसीलिए मैं यहाँ पर डबल एरो का यूज कर रहा हूँ। इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। और हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस लिक्विड में कन्वर्ट होती है। अच्छा, और ये कब होगा? जब हम क्या कर रहे होंगे? हीटिंग कर रहे होंगे। तो जो आइस थी वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है, कितने डिग्री सेल्सियस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम हीटिंग कर रहे हैं, उसको हीट एनर्जी दे रहे हैं। ओके, और वाटर से आइस में कन्वर्ट होगा, वाटर आइस में कन्वर्ट होगा ऑन कूलिंग। कूलिंग का मतलब है कि हम हीट एनर्जी ले रहे हैं। वाटर से क्या कर रहे हैं? हीट एनर्जी गेन कर रहे हैं, उसकी हीट एनर्जी को ले रहे हैं। तो इसकी एनर्जी कम होती जा रही है, एनर्जी कम होती जा रही है, तो इसका टेम्परेचर कम होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर आते ही ये क्या होना शुरू हो जाएगा? ये फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो मेल्टिंग पॉइंट था वही फ्रीजिंग पॉइंट है। सॉरी, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वही क्या है? वही फ्रीजिंग पॉइंट है। ओके, तो हीटिंग करने पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग, फ्रीज हो जाना, जम जाना। सेकंड देखिए, लिक्विड कन्वर्ट टू ए गैस। लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। एंड ए गैस कन्वर्ट इनटू ए लिक्विड, जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। अब क्या होता है? हम लोग रेफ्रिजरेटर से एक बॉटल निकाल करके टेबल पे रख देते हैं और उस बॉटल के चारों तरफ वाटर आ जाता है। क्या वो वाटर अंदर से बाहर आया? तो आंसर है नो। वो वाटर कहां पर था? सराउंडिंग में। किस फॉर्म में था? गैस स्टेट में था। लेकिन जैसे ही वो ठंडे पानी के कांटेक्ट में आता है, कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो वो कंडेंस हो जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है उस प्रोसेस में। जैसे मेरे पास ये एक वाटर बॉटल थी जिसमें कोल्ड वाटर फिल था, तो यहाँ पर इसके अंदर कोल्ड वाटर है। हमने इसको जैसे ही रखा, मैं देखता हूँ कि इस बोतल के चारों तरफ यहाँ पर पानी की बूंदें आ जाती है, वाटर ड्रॉप्स आ जाती है, पानी आ जाता है, गीली हो जाती है ये बोतल बाहर से। तो ये कैसे आया? तो यहाँ पर जो पार्टिकल था एयर में, सराउंडिंग में जो पार्टिकल था, वो पार्टिकल आकर के जैसे ही इससे कोलाइड करता है, ये है कोल्ड, ये बोतल है ठंडी, इसका टेम्परेचर है कम, तो इसकी हीट एनर्जी इस बोतल में चली जाती है। ओके, अब ये गैस स्टेट में था, गैस स्टेट में था तो ये कूल डाउन हुआ, कूलिंग हुआ, और कूलिंग होने पर ये कंडेंस हो गया और किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। तो यहाँ पर ये गैस स्टेट में थे वाटर मॉलिक्यूल्स, और जैसे जैसे इससे टकराते जाते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज कंडेंसेशन, दिस इज कंडेंसेशन। तो गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, किसी भी गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना ऑन कूलिंग, दिस इज नोन एज कंडेंसेशन।
तो देख लीजिए, यहां से आप लिख सकते हैं, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो लिखेंगे हीटिंग, या लिखेंगे सॉलिड कन्वर्ट्स टू ए लिक्विड ऑन हीटिंग, दिस इज मेल्टिंग प्रोसेस। ए लिक्विड कन्वर्ट्स टू ए गैस ऑन हीटिंग, हीटिंग वर्ड जरूर बोलना है इसमें, दिस प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग। अब इसमें कूलिंग बोलना है, when a gas converts to a liquid on cooling, this process is known as condensation. when a liquid converts to a solid on cooling, एक लिक्विड को हमने ठंडा किया और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वही फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वही कंडेंसेशन पॉइंट होता है, वही कंडेंसेशन पॉइंट। ओके, अच्छा एक प्रोसेस और है, कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज सबलिमेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज सबलिमेशन। जब हम हीट अप करेंगे तो सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब हम गर्म करेंगे किसी सॉलिड को तो वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज सबलिमेशन। अच्छा कूलिंग करेंगे तो अगर किसी गैस को कूल डाउन करेंगे तो वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होगा, वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज सबलिमेशन। अब इसके एग्जांपल क्या क्या है, सबसे पहला एग्जांपल है ड्राई आइस। ड्राई आइस का मतलब है सॉलिड CO2। CO2 गैस को -90 डिग्री सेल्सियस तक जैसे ही हम लोग ठंडा करेंगे, -90 या -80 लगभग इतना होता है अप्रोक्सीमेट, -80 डिग्री सेल्सियस तक जैसे ही इसको कूल डाउन करेंगे तो ये गैस डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होती है, ये डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होती है। तो सबलिमेशन प्रोसेस क्या है, व्हेन ए सॉलिड कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू गैस स्टेट, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है और वाइस वर्सा, और इसका उल्टा भी हो सकता है, कोई गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, दैट प्रोसेस इज नोन एज सबलिमेशन। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ऐसा सब्सटेंस है जब जिसको हम लोग ठंडा करते हैं तो वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है, और अगर गर्म करते हैं तो वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट कैम्फर, कैम्फर जिसको कपूर बोलते हैं, हवन सामग्री के अंदर इसको यूज किया जाता है। तो कैम्फर जो होता है वो भी जब उसको हम लोग हीटअप करते हैं तो वो भी डायरेक्ट सॉलिड से किसमें कन्वर्ट होता है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है कैम्फर। इसी तरह से आयोडीन, सॉल्ट के अंदर आयोडीन होता है, तो आयोडीन भी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है, आयोडीन भी डायरेक्ट सॉलिड से किसमें कन्वर्ट होती है, गैस में कन्वर्ट होती है। इसके अलावा आप इसमें एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड लिख सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ये भी डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है। इसको हमने स्टडी किया था सेपरेशन मेथड में, जिसमें मैंने आपको बताया था अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का एक मिक्सचर है, तो उसमें से अमोनियम क्लोराइड को हमने अलग किया था किस प्रोसेस से, सबलिमेशन प्रोसेस। और इसे आप नैप्थलीन बॉल्स लिख सकते हैं, नैप्थलीन बॉल्स, या इनको मॉस बॉल्स भी बोलते हैं, MOTHBALLS, मॉस बॉल्स। मॉस क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं जो कपड़ों में लग जाते हैं और क्लोथ को वो क्या कर देते हैं, हीट अप कर देते हैं, खा जाते हैं, खराब कर देते हैं, तो उनको क्लोथ से दूर रखने के लिए हम नैप्थलीन बॉल्स का यूज करते हैं, और उन नैप्थलीन बॉल्स को हम क्लोथ के अंदर डाल देते हैं, सॉलिड स्टेट में होती है, लेकिन धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो सारे सब्सटेंस मैंने लिखे हैं ये सबलिमेशन प्रोसेस दिखा, ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगी या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम सबने बना रखा है अपनी नोटबुक्स के अंदर। ओके, बाय बाय।